लिस्ट मेथड्स एंड ऑल। बट मेन टॉपिक जो हम उससे पहले करे थे CP1 से पहले, वो था फॉर लूप, राइट। तो फॉर लूप में हमने डिस्कस किया कि हमारी जो फ्लो चार्ट है वो कैसे होता है, प्रोग्राम की सीक्वेंस कैसे आइट्रेशन में घूमती रहती है जब तक हमारी मतलब जैसे हमने लिखा है फॉर आई इन स्ट्रिंग, तो जब तक पाइथन स्ट्रिंग जो है वो खत्म नहीं होता तब तक वो एक एक लेटर पाइथन स्ट्रिंग का प्रिंट करता जाएगा। तो लूप इस तरह से हमारी फॉर लूप काम करती है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर आप ये वाला प्रोग्राम देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम किया है, उनको ऐड किया है आपस में। तो ये वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको दिया था करने को। तो जब ऐड किया है, अब सपोज मैं आपको ये बोलूं दैट यूजिंग फॉर लूप आप पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कर दो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का आपको आपस में सम करना है यूजिंग फॉर लूप, तो वो आप कैसे करोगे? ये वाला जो सामने एग्जांपल है वो याद है ना? सम वेरिएबल की वैल्यू 0 ले ली, फॉर आई इन लिस्ट, मतलब लिस्ट में से एक एक वैल्यू उठाते जाओ, उसको जो पिछला सम आया उसमें ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एंड में हमारे पास इसका 183 आंसर आ जाता था। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स की जगह अगर मैंने आपको ये बोला कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का मुझे सम करके बताओ, तो फिर क्या करोगे आप? कोई बता सकता है? वपरीत? हाँ जी बपरीत बोलो। उसमें फिर रेंज फंक्शन यूज हाँ जी, रेंज फंक्शन यूज करेंगे। रेंज फंक्शन यूज करना है। क्योंकि फिर तो 100 टाइम्स 5 अगर हमें करोगे तो 100 वैल्यूज मल्टीपल हो चाहिए तो उसके लिए हम एक पूरी लिस्ट थोड़ी ना बनाएंगे। अगर हमें पहली 100 वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम पूरी लिस्ट नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन। दैट मीन्स अगर हमने कोई सीक्वेंस देनी हो कि कितनी देर तक मेरा प्रोग्राम जो है फॉर लूप वाला चलेगा, या कितनी बार आइट्रेशंस कितनी होंगी मेरी फॉर लूप की, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमें एक अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दे देता है, और उन दोनों वैल्यूज के बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उतना नंबर ऑफ टाइम्स हमारा फॉर लूप चलता है। सो व्हाट इज रेंज फंक्शन? द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ये जनरेट करता है, 1 to 50 कर देगा, 1 to 100 कर देगा, 1 to 1000 भी कर देगा। इफ वी पास द रेंज 10, अगर हम रेंज 10 लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, इट विल जनरेट द नंबर्स from 0 to 9. The syntax of range function is given below. अगर हम range 10 लिखते हैं तो ये क्या हमें रेंज प्रोवाइड करेगा? जैसे 0 से लेकर 9 तक करेगा, 0 1 2 3 अप टू 9। तो 0 से लेकर 9 तक 10 बार हमारी जो फॉर लूप की आइट्रेशन है वो चलेगी। ठीक है। हमारी रेंज का जो सिंटेक्स होता है उसमें उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। स्टार्ट, हमने अपनी रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। स्टॉप, हमने अपनी रेंज कहाँ स्टॉप करनी है। अगर आप 0 to 100 लिखोगे वो भी सही होगा, 1 to 100 लिखोगे वो भी सही होगा। तो 1 से स्टार्ट करके 100 तक जाना है, तो आप 1 आपका स्टार्ट वैल्यू होगी, स्टॉप आपकी जो होगी वो लास्ट वैल्यू होगी। उसके बाद स्टेप साइज होता है। सपोज आपने सिर्फ इवन नंबर्स की ही रेंज लेनी है, आपने रेंज लेनी है 2 4 6 8 10, इस तरह से रेंज लेनी है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस रेंज नहीं लेनी। सपोज आपने एक एक नंबर बीच में से स्किप करना है, ठीक है ना, 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो उसके लिए आपको जितनी वैल्यू स्किप करनी है उतनी वैल्यू आप, उतना साइज आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको 2 वैल्यू स्किप करके, 2 वैल्यू स्किप करके अगली वैल्यू लेनी है, या एक वैल्यू स्किप करके अगली वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हम स्टेप साइज वाला पैरामीटर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। सो द स्टार्ट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द आइट्रेशन, किस नंबर से हमारी आइट्रेशन शुरू हो रही है वो स्टार्ट में हम वैल्यू लिखते हैं। द स्टॉप रिप्रेजेंट्स दैट द लूप विल आइट्रेट टिल स्टॉप वाली वैल्यू, जो स्टॉप वाली वैल्यू है तब तक, स्टॉप -1 वाली वैल्यू। जैसे हमने वो इंडेक्स में किया था ना, तो इसमें भी क्या होता है, अगर आप रेंज 1 to 5 लिखोगे दैट मीन्स आपकी जो आइट्रेशन है 1 to 4 चलेंगी। जो आपने लास्ट डिजिट लिखा है, आपने मतलब अगर 4 बार आइट्रेशन चलानी है तो 1 to 5 लिखना है, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो एक प्लस करके लिखनी है। ठीक है। सो द रेंज 1 to 5 विल जनरेट नंबर्स 1 to 4 आइट्रेशन, एक से लेकर 4 आइट्रेशन वो टोटल जो है
इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये जो हमारे पास स्टॉक वाला होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर तो हमने 1 डिजिट ही देना है, तो अगर हम जैसे ऊपर भी उन्होंने बताया अगर 10 भी दे दोगे तो वो 0 से 9 चलाएगा। तो हमारी मर्जी है, हमने स्टार्ट तो लिखना ही लिखना है, एक नंबर तो आएगा ही आएगा। स्टॉप वाला जो रेंज है वो लिखनी है या नहीं लिखनी है रेंज में नंबर, वो हमारी मर्जी है। उसके बाद है स्टेप साइज। स्टेप साइज इज यूज टू स्किप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द आइट्रेशन। आइट्रेशन में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हमने अगर स्किप करने हैं तो उसके लिए हम स्टेप साइज की वैल्यू देते हैं। अब साथ साथ में प्रोग्राम्स देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है, फॉर आई इन। अब इसमें कोई लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ रेंज में वैल्यू डालनी है कि कितनी बार हमने चीज को इंप्लीमेंट करवाना है, आइट्रेशन कितनी बार हमने रन करवानी है। फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज 10। रेंज 10 हमें क्या वैल्यूज देगा, 0 से 9 वैल्यूज देगा। प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू एम्प्टी। इसमें ये एंड इज इक्वल टू एम्प्टी मीन्स 9 के बाद खाली छोड़ देना उसको। तो उसने क्या किया, प्रिंट आई कर दिया। दैट मीन्स आई में अब क्या क्या वैल्यूज आएंगी, पहले 0 आएगी, 0 प्रिंट कर दिया। 1 आएगी, 1 प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन अप टू 9 वो वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो रेंज में हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती है। उसके बाद अब जो टेबल प्रिंट करने का था, जब मैंने आपको टेबल प्रिंट करने का दिया था तब आपने क्या किया था, लिस्ट में आपने 1 to 10 वैल्यूज ले ली थी, और लिस्ट में से आप वन एक एक करके 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 2 के साथ करते थे, 3 के साथ करते थे, आई में वो वैल्यू आती थी। प्रोग्राम याद है ना? यस मैम। तो लिस्ट में लिखने की बजाय आप सिंपली क्या कर सकते हो, पहले आपने एन इनपुट करवाया कि कौन सा टेबल आपको चाहिए। सपोज आपको 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो फॉर आई इन, अब यहाँ पर हमें 1 to 10 नंबर्स ही चाहिए। 1 to 10 अगर लिस्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन रेंज जो है ये हमारा टाइम सेविंग होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 का टेबल 100 तक करके मुझे लिख के बताओ, तो फिर लिस्ट में आप 100 वैल्यूज थोड़ा ना लिखोगे, तो उसके लिए आप रेंज लिखोगे। आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि हमें 1 to 10 डिजिट्स चाहिए, तो लेकिन हमने लिखना 1 to 11 है, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो एक प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज जो है आई में एक एक करके 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज डालता रहेगा। सी में क्या आएगा, सी में हमारा आंसर आएगा n इंटू आई। एन हमारा सपोज हमने 5 इनपुट किया है, तो 5 into 1, और इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 1 कैलकुलेट होकर यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा सी की जगह। फिर दूसरी बार क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। इसी तरह से करते करते 10 तक हमारा ये टेबल चलेगा। सो जो मैंने आपको करवाया था कि नंबर आपने प्रिंट करवाना है किसी का मल्टीप्लीकेशन टेबल, आप उसको रेंज के साथ भी ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है, अगर हमने कोई स्टेप साइज दिया है, स्टेप साइज की वैल्यू दी है रेंज में, तो मैंने आपको बताया कि स्टेप साइज मींस कि अगर हमने कोई नंबर स्किप करना है, सपोज उसमें से एक एक नंबर स्किप करने हैं, दो दो नंबर स्किप करने हैं आइट्रेशन में से, तो उसके लिए हम स्टेप साइज यूज करते हैं। सो प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर यूजिंग स्टेप साइज। हम इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे इनपुट करवाया है एन, यहाँ पर इनपुट करवाया है एन की कितनी रेंज तक, मतलब कितने आपने स्टॉप वैल्यू उससे ली है, यूजर से ली है, कि कहाँ तक आपको, मैंने आपको सपोज बोला कि आप अप टू 100 इवन नंबर्स प्रिंट करवाओ, तो आप यहाँ पर 100 लिख दोगे, या आप यूजर से इनपुट करवाओ कि किस मैक्सिमम वैल्यू तक आप इवन नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हो, तो एन यूजर ने एंटर किया। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, रेंज अब हमारी जो स्टार्ट होगी वो 2 से होगी, फर्स्ट इवन नंबर से। एंड कहाँ पर होगी, हमारा स्टॉप वाली क्या वैल्यू क्या होगी, जो यूजर ने भरी होगी। यूजर ने 100 भरा होगा तो 100 तक इवन नंबर्स आ जाएंगे। यूजर ने अगर 50 भरा है तो 50 तक जो हमारे नंबर्स हैं इवन नंबर्स वो आ जाएंगे। उसके बाद है ये 2 वैल्यू है स्टेप साइज, 2 के बाद 2 छोड़ के वो वाली वैल्यू हमने करनी है, ठीक है ना। तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, अप टू कब तक आएगा, जो हमें यूजर ने लिमिट भेजी है, ठीक है। और उन्होंने कर दिया प्रिंट आई, आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। सो एंटर अ नंबर, उसने यूजर ने क्या किया 20, तो 20 से पहले पहले जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ रेंज का मीनिंग? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। Yes.
ओके, सो मैं अब आपको एक प्रोग्राम देती हूँ दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको यूजर से, ध्यान से सुनो, आपको यूजर से एक नंबर प्रिंट करवाना है, नेचुरल नंबर लेना है उससे, ठीक है, कोई भी 100,000, वो कुछ भी कर सकता है। और जो यूजर नंबर देगा, सपोज यूजर ने आपको इनपुट किया 1000, ठीक है, तो आपने 1 से लेकर 1000 नंबर्स का सम करके आंसर प्रिंट करवाना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। राइट अ प्रोग्राम to print sum of first n natural numbers. अब n is accepted by या n is entered by user, जो user enter करेगा उतनी रेंज तक आपने उन सभी नंबर्स का क्या करवाना है, सम करवाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम आ गया। बताओ कैसे करना है फिर। चलो, यू हैव लाइक 10 मिनट्स, इम्प्लीमेंट करके मुझे फोटो भेजो। ओके मैम। सो टू मेक दिस प्रोग्राम, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है जहां तक हम अपने सीरीज का सम जो है वो करना चाहते हैं। सो एंटर लिख देंगे हम यहाँ पर इनपुट में एंटर। अगर आपको डिटेल में लिखना है, डिटेल में लिख दो, एंटर अ नेचुरल नंबर या एंटर अ नंबर या एंटर अ नंबर जहां तक अंटिल यू वांट द सम टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे फॉर लूप स्टार्ट, फॉर आई इन। अब यहाँ पर हम रेंज क्या देंगे, हमें क्या चाहिए, जो भी यूजर एंटर कर रहा है नंबर, वहां तक हमें सभी नंबर्स का सम करना है, एडिशन करनी है। तो अगर यूजर 100 एंटर करता है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 0, मतलब अगर मुझे 100 तक यूजर से ना इनपुट करवाना होता और 100 तक मुझे प्लस करना होता तो मैं यहाँ 101 लिखती, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ कि रेंज जो है एक पहले वाला नंबर ही उठाता है, ये 0 से लेकर 100 आइट्रेशन चलाएगा। तो हमेशा ये वाली जो स्टॉप वाली वैल्यू होती है वो 1 प्लस होती है, 1 ज्यादा होती है जो भी हमें नंबर चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ 100 तक रेंज चाहिए तो मैं यहाँ 101 लिखूंगी। अब मेरा नंबर फिक्स नहीं है, यूजर ने इनपुट करना है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे। जो भी यूजर लाएगा उसकी रेंज में हमने वैल्यू 1 प्लस करके डालनी है, ठीक है। फॉर के बाद, उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सम, पहले आप सम वेरिएबल को स्टोर करके रख सकते हो, रिजर्व करके रख सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 है। फिर यू विल राइट सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, सॉरी आई। इसका जो भी क्या प्रोसेसिंग चलती है ये मैंने करवाया हुआ है जब मैंने फॉर लूप करवाई थी कि किस तरह से ये प्लस करेगा, ठीक है। तो सम में हमारे पास सभी आई में बार बार वैल्यूज आएंगी, 0 से लेकर 100 तक, या जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वहां तक वैल्यूज आती जाएंगी, वो आपस में प्लस होती जाएंगी। और प्रिंट में जो हमारा है वो आंसर आ जाएगा सम वाली वेरिएबल में। अब मुझे ये बताओ, जो प्रिंट की कमांड है वो कहाँ लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखनी है या पीछे लिखनी है? मैम फॉर के नीचे। हाँ, अगर हम फॉर के अंदर लिख देंगे, जहां पर मेरा ऑलरेडी कर्सर है वहां लिख देंगे तो बार बार सम प्रिंट होगा। पहले मैं यहाँ पर आपको करके लिखती हूँ, प्रिंट सम, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड रन। मैं नंबर एंटर करती हूँ 50। तो वो क्या कर रहा है, जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं इनको हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बोलते हैं। 0 के साथ 1 प्लस हुआ, 1 के साथ 2 प्लस हुआ, 3 के साथ आगे प्लस हुआ, इस तरह से जो भी सम में वैल्यूज आती जाएंगी 50 तक, वो सभी वैल्यूज को यहाँ पे सम जो है वो प्रिंट करा है, क्योंकि मैंने लूप के अंदर प्रिंट लिख दिया, ठीक है। ये लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारा यही होता है इंडेंटेशन का फायदा, कि अगर मैंने इसको यहाँ पर स्पेस छोड़ के लिखा है तो दैट मीन्स वो फॉर लूप के अंदर है, लेकिन मुझे लूप में थोड़ा ना सम प्रिंट करवाना है, मुझे एक फाइनल आंसर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए जो मेरा प्रिंट वाला कमांड है वो फॉर लूप से बाहर होगा, ठीक है, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट होगा।
तो आई विल रन दिस और हम अब 50 एंटर करते हैं। तो 50 तक जो भी हमारा आंसर फाइनल आंसर आता है 1275 सम हमारा आता है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो वो प्रिंट वाला। प्रिंट वाला मैंने ये बताया कि अगर मैं यहाँ पर जो मेरा प्रिंट है वो फॉर लूप के अंदर लिखती हूँ, इंडेंटेशन का यही मतलब होता है ना कि अगर मैंने टैब की स्पेस दी है दैट मीन्स ये फॉर लूप के अंदर है। जैसे ये सम भी, सम वाली कमांड जो है, स्टेटमेंट जो है, ये फॉर लूप के अंदर है। अगर मैं प्रिंट फॉर लूप के अंदर लिखती हूँ तो बार बार सम की जो इंटरमीडिएट हमारे पास रिजल्ट आएंगे हर एक लूप के बाद, हमारा वो आंसर सभी आते जाएंगे। मैं दोबारा इंप्लीमेंट करके देखती हूँ, यहाँ पे रन करते हैं। अगर मेरा प्रिंट फॉर लूप के अंदर ही है, अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 40, ठीक है, तो आपस में ये देखो आप लूप में आ गए ना, लूप में जितने भी प्लस प्लस करके एक एक आइट्रेशन के बाद सम का आंसर आता जाता है वो सभी प्रिंट हो गए। लेकिन मुझे लूप में थोड़ा ना प्रिंट करवाना है, तो मुझे सिर्फ सम का एक फाइनल आंसर प्रिंट करवाना है, तो उसको मैं फॉर लूप के बाहर लिखूंगी, तो बिना इंडेंटेशन दिए लिखूंगी। तो मेरा सिर्फ, तो फिर यहाँ पर मतलब क्या होगा कि सम यहाँ पर फॉर लूप सम तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। यहाँ जब प्रिंट पर आएगी दैट मीन्स फॉर लूप खत्म होके प्रिंट पर आएगी, तो खत्म होके जो मेरे पास फाइनल सम का आंसर आएगा वही मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करती हूँ एंड आई एंटर अ नंबर 40, तो सीधा मेरे पास 820 एक सीधा आंसर आता है। ठीक है, अगर हम इंडेंटेशन लगा के लिखेंगे दैट मीन्स वो फॉर लूप के अंदर है, अदरवाइज वो फॉर लूप के बाहर है। ठीक है, यस मैम। क्लियर? सबको क्लियर हो गया रेंज का कंसेप्ट? यस मैम। यस मैम। ओके, अब उसके बाद हमारे पास रेंज फंक्शन को, जरूरी नहीं है कि रेंज फंक्शन में हमने सीधा डायरेक्टली नंबर ही डालने हैं, उसकी जगह हम कोई ऐसा फंक्शन भी डाल सकते हैं जो हमें नंबर में आंसर देता है। जैसे जो लेंथ फंक्शन है, अगर आप किसी लिस्ट की, किसी स्ट्रिंग की लेंथ जानना चाहो तो LEN और पैरेंथेसिस, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमें लिस्ट की क्या दे सकता है, लेंथ दे सकता है कि हमारी लिस्ट कितनी लंबी है, लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है मानो, ठीक है ना। तो अगर चाहे हमने रेंज में लेंथ फंक्शन लगाया, लेकिन लेंथ फंक्शन का आंसर क्या आता है, हमेशा नंबर में ही आता है ना। तो इस तरह से हम कोई ऐसा फंक्शन भी रेंज में लगा सकते हैं जिसका आंसर हमें नंबर में मिलता है, तो उतने नंबर तक हमारी जो वैल्यू है वो आइटरेट होती जाएगी। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, इन्होंने लिस्ट लिया, जैसे वो हेलो वाली एग्जांपल थी आपको बताई थी, हेलो सैम, हेलो दिस लिखना है। तो लिस्ट में उन्होंने ले लिया पीटर, जोसेफ, रिकी एंड देवांश, 4 नेम ले लिए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रेंज में 4 देने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, लेंथ ऑफ लिस्ट कर दिया। ठीक है, 4 देने की बजाय, 4 वैल्यू देने की बजाय लेंथ ऑफ लिस्ट कर दिया, LEN और ब्रैकेट में लिस्ट। हो सकता है कि लिस्ट जो है वो यूजर एंटर कर रहा है और हमें नहीं पता कि यूजर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स एंटर करेगा, तो हमें रेंज नहीं पता होगी। ठीक है ना, अगर हमने लिस्ट में से एलिमेंट्स उठाने हैं और अगर हमने रेंज फंक्शन ही यूज करना है, हमें नहीं पता लिस्ट में यूजर कितने जो हमारे एलिमेंट्स है वो एंटर करेगा, तो उसमें हम वेरिएबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर लेंथ ऑफ लिस्ट भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में आंसर तो इसका 4 ही आएगा, तो जब 4 आएगा तो जो है 4 बार इसकी जो रेंज है वो चल पड़ेगी। अब इसमें +1 वाला कंसेप्ट यूज नहीं होता है। ठीक है ना, जो लिस्ट की लेंथ होगी उतनी ही ये एलिमेंट्स उठाएगा और उतनी बार वो जो भी इसने कमांड दी है हेलो लिस्ट आई, तो 4 बार लिस्ट के एलिमेंट्स उठाएंगे और चारों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जितनी लेंथ है उतना ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ फंक्शन भी हम रेंज में यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, सो कल अब हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे। लूप जैसे हमारे पास नेस्टेड इफ थी, इफ के अंदर इफ, इसी तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप भी होती है जिसमें हम फॉर के अंदर फॉर लिखते हैं। ये वाली लूप मोस्टली इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं जहां पर हमारे पास, देखो अभी तक आप जो डील कर रहे थे ना डेटा के साथ, वो एक
वन डायमेंशनल डेटा के साथ डील कर रहे थे, आपका सिर्फ एक डायमेंशन में आंसर आता था, एक कॉलम में आंसर आता था, राइट, एक कॉलम में ही आंसर आता था ना अभी तक जो भी आप डील कर रहे थे फॉर लूप में। जब हमने दो रोज और कॉलम्स दोनों के साथ डील करना होता है ना, जैसे आप देखो ये स्टार वाला पैटर्न उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है ना, इसमें हॉरिजॉन्टली भी स्टार्स हैं और वर्टिकली भी स्टार्स बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को कैसे करना है वो हम फॉर लूप के साथ करते हैं, नेस्टेड वाली के साथ। तो ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट आज के लेक्चर में? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट लेक्चर आप 10 मिनट में ज्वाइन करना, ठीक है।